नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RGS एकेडमी पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं या शुक्रगुजार हूं कि बहुत ही कम समय में आप लोगों ने RGS एकेडमी का जो परिवार है उसको काफ़ी बढ़ाने में सहयोग दिया है और लगभग हम लोगों का 300 प्लस लोगों का एक परिवार बन चुका है। तो RGS एकेडमी पर विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी RGS एकेडमी ने जो वादा किया है आपसे उसको पूरा करेगा, 100% क्लियर करेंगे। पूरा जीएस, पूरा हिंदी और पूरा पेडागॉजी के साथ साथ पूरे इन्वायरमेंट को मैं क्लियर करूंगा। और इसके बाद जैसे ही हमारे पास मैथ रीजनिंग के टीचर उपलब्ध हो जाते हैं तो आपको RGS एकेडमी में मैथ रीजनिंग भी मिलने लगेगा। मतलब कंप्लीट अध्ययन आपको मिलेगा। जो मैंने वादा किया उसको मैं पूरा करूंगा। बाकी देखिए, आज का मैंने चैप्टर जो उठाया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री का एक चैप्टर। मैं एंशिएंट हिस्ट्री एकदम शुरू से लेकर के चल रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि हिस्ट्री को एवरग्रीन सब्जेक्ट कहा जाता है। आप पीसीएस देने जाओ, आरओ देने जाओ या कोई भी एग्जाम देने जाओ, आपको पीसीएस आरओ में तो 10 से 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं 100% हिस्ट्री से, चाहे पूरे तीनों इतिहास से, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न से। तो इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है पीसीएस आरओ में और वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, मैं जानता हूं कि इतिहास को समझने में लोगों को दिक्कत होती है और खासकर एंशिएंट हिस्ट्री को। इसीलिए मैंने इतिहास को समझाने के लिए मैंने शुरू से मतलब एकदम जड़ से मैंने शुरुआत करी है कि सबसे पहले आप इतिहास को समझो कि इतिहास है क्या। और उसको समझाने के लिए मैंने ऐतिहासिक पुनर्निर्माण या इतिहास को लिखने में, ठीक है, किन चीजों ने योगदान दिया है, किनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है, मैंने सबको बारी बारी से उठाया हुआ है। जैसे ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मैंने साहित्यिक साक्ष्य को आप लोगों को पढ़ा दिया है। काफी जितनी जानकारी आप लोगों को चाहिए मैंने उपलब्ध करा दी है, ठीक है। वहां से भी क्वेश्चन आते रहते हैं प्री प्लस मेंस में लिखने के लिए। जैसे ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पुरातात्विक साक्ष्यों की भूमिका, ये ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में साहित्यिक स्रोतों की क्या भूमिका है, तो आपको मेंस में लिखने के लिए भी आ जाता है और प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें मैंने साहित्यिक साक्ष्य पढ़ा दिया है। और साहित्यिक साक्ष्य के बाद अब हम लोग चलेंगे अभिलेखी साक्ष्य की तरफ, पुरातात्विक साक्ष्य की तरफ। देखिए, ऐतिहासिक, जैसा मैंने लिखा है, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में पुरातात्विक साक्ष्यों का महत्व, ठीक है ना। पुरातत्व क्या है? एक विज्ञान है। तो पुरातत्व का ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के रूप में क्या भूमिका है, क्या महत्व है, उस पर आज चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत पहली चीज तो है कि पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? एक अभिलेख आता है, एक मुद्राएं आती है और तीसरा स्मारक आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पहले ही प्रीलिम्स में बन जाता है कि पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है या क्या नहीं शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए कि पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में किनको शामिल किया जाता है। अभिलेखों को शामिल किया जाता है, मुद्राओं को शामिल किया जाता है, स्मारकों को शामिल किया जाता है। यहीं से बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। अब हम दूसरी चीज पर आते हैं कि जो देखिए, इतिहास के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुरातात्विक साक्ष्यों की होती है, ठीक है ना। क्यों? इसका रीजन है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रामाणिक साक्ष्य जो है किसको माना जाता है? पुरातात्विक साक्ष्य को। तो देखिए, इस वाले पॉइंट को आपको याद करके रखना है। इतिहास के पुनर्निर्माण में सबसे प्रामाणिक साक्ष्य कौन है? पुरातात्विक साक्ष्य है। सबसे प्रामाणिक क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। इसका रीजन क्या है कि चाहे आपको ऐतिहासिक साक्ष्य के अंतर्गत जितने भी साहित्यिक साक्ष्य आते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। कमियां क्या हैं मैंने वहां पे क्लियर किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि जो इतिहास लिखे गए हैं, कई सारी किताबें हैं, बहुत से लेखक हैं। तो लेखकों का जो दृष्टिकोण होता है, उनकी भावनाओं का, उनके दृष्टिकोण का इतिहास लेखन पे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो कई सारे ऐसे कवि हैं जो अपने कवि या लेखक अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिख डाले हैं, तो उसमें अतिरंजना मिल जाती है।
तो उसमें जो है आप लोगों को क्या है मतलब ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में उनकी भूमिका तो है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य में कमियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि अभिलेख जो है वैसे के वैसे मिलते हैं, और अगर कमियां मिलती भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में। अगर मुद्राएं मिलेंगी तो मुद्राओं में आप फेरबदल नहीं कर सकते। पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को खोजते हो आप, मुद्राएं जो है अभिलेखी साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत शामिल है। तो मुद्रा अगर मिल रही है किसी काल से संबंधित, तो अब उसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको प्रामाणिक माना जाता है। स्मारक अगर मिल रहे हैं तो उसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते हो, उसको प्रामाणिक माना जाता है। अभिलेखों में थोड़ा सा है, अभिलेखों में क्या है कि अभिलेखों में कुछ प्रशस्ति पत्र भी हैं और कुछ दरबारी कवियों द्वारा लेख उत्कीर्ण करवाए गए हैं, तो कुछ उसमें अतिरंजना मिल जाती है, लेकिन अधिकतर जो है हमको प्रामाणिकता ही प्राप्त होती है। तो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में सबसे प्रामाणिक जो स्रोत होते हैं वो कौन होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि इतिहास के पुनर्निर्माण में सबसे प्रामाणिक साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य ही होते हैं। कौन से होते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, ना कि साहित्यिक साक्ष्य या कोई और अन्य साक्ष्य। ठीक है, और इसके अंतर्गत 3 चीजें शामिल की जाती है, मैंने बता दिया है। तो इसके अंतर्गत हम लोग करते क्या है? पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं को प्राप्त कर उस समय के मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौतिक, धार्मिक, जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए पुरातत्व विज्ञान वह विज्ञान है जो क्या करता है कि पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई जो वस्तुएं हैं उनका पता लगाता है, और वह उन वस्तुओं के आधार पर ही उस समय के मानव के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी जीवन रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, और उस जानकारी के आधार पे हम क्या करते हैं, इतिहास को लिखते हैं। ठीक है ना, और यह इतिहास लेखन जो होता है सबसे प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, पुरातत्व क्या है? एक विज्ञान है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा पुरातत्व में, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत उत्खनन पे, जैसे क्षैतिज उत्खनन, लंबवत उत्खनन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन दूसरे वीडियो में। अभी यहाँ पे तो आप लोगों ने समझ लिया भैया इसके पुरातात्विक साक्ष्य का क्या योगदान है, पुरातात्विक साक्ष्य का यही योगदान है। अब हम लोग एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अभिलेख पे, पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख पर चलेंगे। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, मिटा के आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य में हमको क्या जानना है? अभिलेख के बारे में जानना है। किसके बारे में? अभिलेख। ठीक है, तो सबसे पहले अभिलेख के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अभिलेख होते क्या है। अभिलेख जो होते हैं कुछ लेख होते हैं, ठीक है ना, जो उस समय के शासकों द्वारा, उस समय के जो शासक हैं उन शासकों द्वारा या उनके दरबारी कवियों द्वारा या उनके सामंतों द्वारा, ठीक है ना, पत्थरों पर, ठीक है, पाषाण स्तंभों या शिलाओं पर, स्तंभों पर, मुद्राओं पर, दीवारों पर जो है लेख लिखवाए जाते थे राजा के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, या उस समय के शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लेख उत्कीर्ण करवाए जाते थे। ठीक है, तो इन्हीं को अभिलेख कहा जाता था। ठीक है, कुछ अभिलेख प्रशस्तियां के रूप में है। ठीक है,
तो सबसे पहले ये चीज जानते हैं कि अभिलेख मतलब कहाँ पे कैसे उत्कीर्ण करवाए जाते थे, किन पर। ठीक है, तो जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, प्रतिमाओं, मुद्राओं, आदि पर उत्कीर्ण। ठीक है, तो अभिलेख क्या है? पाषाण शिलाओं। क्या है अभिलेख? पाषाण शिलाओं, स्तंभों। ठीक है, पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, प्रतिमाओं, मुद्राओं आदि पर उत्कीर्ण है। ठीक है, और इसके माध्यम से हम लोग अपने इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। मैंने बता दिया कि कुछ राजा के दरबारी कवि हैं, लेखक हैं, कुछ सामंत हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जो गैर सरकारी हैं, उनसे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, या उनका भी हम ऐतिहासिक पुनर्निर्माण, ऐतिहासिक शोध के रूप में हम या इतिहास को लिखने के लिए हम उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यही है अभिलेख, पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, प्रतिमाओं, मुद्राओं आदि पर उत्कीर्ण है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, पहले एक चीज जान लेते हैं कि सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिलते हैं। ठीक है ना, तो सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख है, सबसे प्राचीनतम अभिलेख, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, भूलना नहीं है आपको। सबसे प्राचीनतम अभिलेख, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? मध्य एशिया, मध्य एशिया से प्राप्त बो घज कोई अभिलेख है। ठीक है, इसमें क्या वर्णन है, इसमें जानते हैं, ये अभिलेख जो है दो अभिलेख है, जिसमें हित्ती व मित्ती राजा के बीच हुई संधि के अवसर पर वैदिक देवताओं कौन कौन? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य अश्विनी कुमार वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य को साक्षी के रूप में बताया गया है। यह अभिलेख कब कितना पुराना है? 1400 ईसा पूर्व। ठीक है, अच्छा देखिए, बहुत ही वीआईपी
सबसे पुराना जो अभिलेख है कौन सा है? अगर क्वेश्चन करता है कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो आपका तुरंत ऑप्शन जाएगा कि सबसे निम्न अभिलेखों में सबसे प्राचीनतम कौन सा है। अगर आपके ऑप्शन में भोगसकोई अभिलेख है तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया सबसे पुराना अभिलेख जो है भोगसकोई अभिलेख है। कहाँ का? मध्य एशिया से प्राप्त किया गया है, ठीक है ना। और इसमें यहाँ से पीसीएस आरओ में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2-4 बार तो आया हुआ ही है कि इसमें किन वैदिक देवताओं का जिक्र हुआ है। तो कौन कौन से आपको याद होना चाहिए? इंद्र का जिक्र हुआ है, मित्र का जिक्र हुआ है, वरुण का जिक्र हुआ है और नासत्य जिनको अश्विनी कुमार कहा जाता है, इनका जिक्र हुआ है। 4 देवता यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से किस देवता का उल्लेख नहीं हुआ या हुआ है? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख हुआ है। किस अभिलेख में? भोगसकोई अभिलेख में, ठीक है। कि जब इन दोनों राजाओं के बीच क्या होती है? संधि होती है, तो उसमें साक्षी के रूप में, ठीक है, कौन उपस्थित होते हैं? ये वैदिक देवता उपस्थित होते हैं। और एक कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है? ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि इससे जो है हमें वैदिक देवताओं की जानकारी तो मिलती ही है, वैदिक देवताओं की जानकारी मिलती है, साथ ही इससे जो है हमें ऋग्वेद, हमें क्या? ऋग वेद की तिथि को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। ऋग्वेद की तिथि निर्धारित करने में सहायता मिलती है। अभिलेख का क्या योगदान है? आप लोगों ने देख लिया अभिलेख कितने महत्वपूर्ण है, देख लिया आप लोगों ने। मैंने जो यहाँ पे जितने देवताओं का नाम लिया है और जो अभिलेख बताया है और जो ईसा पूर्व बताया है, ठीक है, इसको आपको याद करके रखना है। वनडे लेवल के, वनडे में सॉरी यार, पीसीएस लेकर के आरो वनडे तक सब में यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। तो इसको आप याद करके रखोगे। और मेंस में भी लिखने को आता है, मेंस में लिखने को आता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है ना कि आपको अगर पीसीएस क्वालिफाई करना है तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए। मेंस में लिखने को आ भी जाता है कि ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के रूप में पुरातात्विक साक्ष्यों की भूमिका क्या होती है, स्पष्ट करें या व्याख्या करें या समीक्षा करें। जैसे भी क्वेश्चन करेगा तो आपको जब ये पता रहेगा तभी आप इसके बारे में मेंस में लिख भी पाओगे, मेंस में आप लिख पाओगे, ठीक है। चलिए अब इतनी चीजें इससे हम लोगों ने देख लिया ना कि ऋग्वेद की तिथि को निर्धारित करने में सहायता मिलती है और ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का हमें अभिलेखी साक्ष्य भी प्राप्त हो जाता है। तो इजी टू मॉडल क्वेश्चन कर सकता है कि भैया ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए पेपर का पैटर्न बदल रहा है, इसलिए इजी टू मॉडरेट आप अपने दिमाग को जो है थोड़ा विस्तृत करिए। यहाँ से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस अभिलेख में वैदिक देवताओं का जिक्र हुआ है। तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया भोगसकोई अभिलेख में, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि भैया अभिलेखी शासक, भारत की बात किया जाए तो भारत में एक शासक आता है, मौर्य शासक आते हैं अशोक। देखिए अशोक आते हैं, अशोक के समय से ही हमें अभिलेख जो है मिलने शुरू हो जाते हैं। अभिलेखों की परंपरा जो मिलनी शुरू होती है वह कहां से? अशोक के शासनकाल से, ठीक है ना। अशोक के शासनकाल से, अशोक के शासनकाल से हमें नियमित रूप से अभिलेख मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मौर्य शासक अशोक के शासनकाल से हमें नियमित रूप से अभिलेख मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अशोक के कई अभिलेख भारत के
विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वह भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, लगभग संपूर्ण भारत से प्राप्त हुए हैं। एक चीज आप लोग क्लियर करिए। और नियमित रूप से भारत में नियमित रूप से अभिलेख मिलने कहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं? अशोक के शासनकाल से ही प्रारंभ हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन करता है कि नियमित रूप से अभिलेख मिलने कहाँ से, किसके शासनकाल में शुरू होते हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया अशोक के शासनकाल से हमें नियमित रूप से अभिलेख मिलने शुरू हो जाते हैं। और सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक अभिलेख इसी के मिलते हैं। जितने भी शासक हुए हैं उनमें से सर्वाधिक अभिलेख अशोक के ही मिले हैं। अशोक के मिले। ठीक है। और अशोक के जो अभिलेख हैं उसके अभिलेखों का ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में क्या योगदान है? तो जब अशोक पढ़ेंगे हम लोग तो पूरा डिटेल और क्लियर में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे यह अपने इस कॉन्सेप्ट को हमको क्लियर करना है कि भैया अभिलेखों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के रूप में। तो जैसे अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसके अभिलेखों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? उसके अभिलेखों से धर्म के बारे में, समाज के बारे में, धर्म समाज राजनीति के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जानकारी प्राप्त होती है। देखिए अशोक का तो इतना महत्वपूर्ण, अशोक के इतिहास को लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किसका है? उसके अभिलेखों का है। देखिए यही कारण है कि एक इतिहासकार है, एक बहुत ही बड़े विद्वान इतिहासकार हैं जिनका नाम है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का पूरा इतिहास ही लिख डाला। देखिए बहुत बड़ी बात है। अब देखिए ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के रूप में अभिलेखों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक विद्वान है, विद्वान का नाम क्या है? आपको इनके बारे में जानना जरूरी है। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर एक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने केवल अभिलेख के आधार पर, जितने अभिलेख उसके प्राप्त हुए हैं उस आधार पर उन्होंने पूरे इनका अशोक का इतिहास ही लिख डाला है। बहुत बड़ी बात है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? ऐतिहासिक स्रोत या पुनर्निर्माण के रूप में अभिलेखों का क्या योगदान है? अभी हम लोग अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी तरह से आप गुप्त काल में जाओगे, चोल चालुक्य पल्लव और राजपूतों गुर्जर प्रतिहार जितने भी शासक हुए उनके बहुत से अभिलेख मिलते हैं। उन अभिलेखों से हमको उस समय की राजनीति, शासन, प्रशासन, धर्म वगैरह, आर्थिक व्यवस्था आज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अभिलेखों का योगदान मेरी तरफ से, मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अभिलेखित साक्ष्य कितने महत्वपूर्ण है और कितने प्रामाणिक इनको माना जाता है। ठीक है। तो देखिए देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने क्या किया? पूरे अशोक का इतिहास ही लिख डाला। किसके आधार पे? अभिलेख के आधार पे। ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कुछ अभिलेखों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भैया कुछ अभिलेखों के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, कौन कौन से अभिलेख महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो जैसे आइए देखते हैं।
महत्वपूर्ण अभिलेख, कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है सुमेलित करने के लिए, अभिलेख को उसके शासक से सुमेलित करने के लिए दे देता है, या किस अभिलेख में किसका जिक्र हुआ है। तो यहाँ पे ना तो प्रासंगिक है ना तो मतलब उचित ही है कह सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा कि किस अभिलेख में क्या जिक्र हुआ है। जब हम लोग शासकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जब शासक के बारे में पढ़ेंगे, उसके अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे सीधे सीधे जिक्र आ जाएगा भैया कि किस अभिलेख में किसका वर्णन किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस शार्दुल टीएसटी में बहुत ही वीआईएमपी है, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि फलाने चीज का वर्णन किस अभिलेख में हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतना जानेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो जैसे अच्छा, यहाँ एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कुछ अभिलेख जो है वो प्रशस्ति पत्रों के रूप में है, इसको भी देख लेते हैं। कुछ अभिलेख प्रशस्तियों के रूप में है। अच्छा, प्रशस्ति के रूप में क्या है? जैसे प्रशस्ति का मतलब क्या हुआ कि जो शासक है, उन शासकों के दरबार से संबंधित जो कवि या लेखक हैं, उनकी प्रशंसा में जो लेख लिखे गए हैं, उनको प्रशस्ति पत्र कहते हैं। प्रशस्तियां क्या है? शासकों के दरबारी कवियों या लेखकों द्वारा उनकी प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा गया है। हाँ, यहां पे थोड़ा सा ना, अब देखिए प्रशस्ति पत्र क्या हो, तो इसको मैंने क्लियर करवा दिया। जो किसी शासक से संबंधित, किसी शासक के दरबार से संबंधित जो लेखक या कवि होते थे, वो अपने आश्रयदाता, अपने शासक की प्रशंसा में कुछ लेख उत्कीर्ण करवाते थे, तो उसको प्रशस्ति पत्र कहा जाता था। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि चूंकि प्रशंसा में लेख लिखे जाते थे या उत्कीर्ण करवाए जाते थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती थी। प्रॉब्लम क्या हो जाती थी इसमें? चूंकि प्रशंसा में लिखे जाते थे तो अतिरंजित हो जाते थे। अतिरंजना का गुण मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि अपने शासक की प्रशंसा में लिख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया हो, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों को देख लेते हैं। प्रशस्ति पत्र आप लोग समझ गए होंगे, प्रशस्ति पत्र क्या होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख देखते हैं, कौन कौन से कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि कुछ अभिलेख जो है प्रशस्ति पत्रों के रूप में है। जैसे खारवेल, पहला खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, खारवेल शासक का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल शासक का कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। दूसरा शक शासक रुद्रदामन
शासक रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तीसरा देखते हैं शातवाहन। शातवाहन शासक पुलमावी का नासिक गुहा लेख। नासिक गुहा लेख, ठीक है। और ये देखिए बहुत ही पीआईएमपी है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। ये प्रशस्ति के रूप में है। ये क्या है? प्रशस्ति के रूप में है, ठीक है। तो देखिए प्रयाग स्तंभ लेख किसके रूप में है? प्रशस्ति के रूप में। प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में पूरा आप लोगों को पढ़ना होगा। मैंने कहा ना कि जब शासक पढ़ेंगे तो वहां पे इन सब चीजों का जिक्र आएगा और किस अभिलेख में किस चीज का वर्णन है इसका भी जिक्र आएगा, उसको यथा स्थान पे पढ़ा जाएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के रूप में, ठीक। चलिए देखिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। मालव नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ठीक। एक अभिलेख और देखते हैं, चालुक्य शासक बहुत ही आईएमपी है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, देखिए यहां से मैंने कहा ना कि इन अभिलेखों में क्या जिक्र हुआ है, यहां से क्वेश्चन पीसीएस आरओ टीएसटी में आता है, तो अब उसका जिक्र हम लोग यथास्थान करेंगे। अभी अभिलेखों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में इसको देख रहे हैं। यहां से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आता है, वन लाइनर की क्वेश्चन आता है कि खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का है। तो आपको पता होना चाहिए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। शक शासक रुद्रदामन का। और जैसे यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि इस अभिलेख में किसका वर्णन हुआ है, क्या हमको मिलता है, ठीक है। तो यथास्थान वहां पे पढ़ा जाएगा। जैसे शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, बहुत ही आईएमपी अभिलेख है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं किसका है और इसमें क्या जिक्र हुआ है। तो जिक्र क्या हुआ है उसके बारे में यथास्थान पढ़ेंगे। सातवाहन शासक पुलमावी का नासिक अभिलेख, गुप्त शासक समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख वीआईएमपी है। यहाँ से तो खूब क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्या जिक्र हुआ है, सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत से किसने रचना की है, सब कुछ। यह प्रशस्ति के रूप में, प्रशस्ति क्या होता है मैंने पढ़ा दिया। मालव नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, ठीक है। मंदसौर अभिलेख में क्या जिक्र हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यूपीपीसीएस आरओ में कई बार पूछा गया है कि भैया मंदसौर अभिलेख किसका है और इसमें क्या जिक्र हुआ है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख बहुत ही आईएमपी है, ठीक है। और एहोल अभिलेख से हमको क्या जानकारी मिलती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन करके आते हैं, ठीक है। तो ये सारे अभिलेख आपको रटे रटाए होने चाहिए। अब कुछ अभिलेख और देख लेते हैं आईएमपी। देखिए भोज का ग्वालियर अभिलेख, ये ग्वालियर अभिलेख, ये भी प्रशस्ति के रूप में है। क्या है? ये भी प्रशस्ति के रूप में ही है।
प्रशस्ति के रूप में है। किसके रूप में है? अभी हमने देखा कि समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख प्रशस्ति के रूप में था, और ये भी ग्वालियर अभिलेख भी क्या है, प्रशस्ति के रूप में है। अब किसने रचना करी, क्या जिक्र मिलता है, यथास्थान हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं। हाँ, सेन शासक सेन नरेश विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, चंदेल शासक धंग का चंदेल शासक धंग का चंदेल शासक धंग का थोड़ा सा मिस हो रहा है यहाँ पे। चंदेल शासक धंग का खजुराहो अभिलेख। देखिए, अभिलेख जो है इतने ज्यादा है। गुप्त शासक जब आप लोग पढ़ेंगे तो गुप्त शासक में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या जितने भी शासक हुए हैं गुप्त काल में, उनमें कुमारगुप्त, इन लोगों के खूब अभिलेख मिले हुए हैं। और कुछ अभिलेख आईएमपी एग्जाम के दृष्टिकोण से कि वहां पे क्या जिक्र हुआ है, वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहां पे यथास्थान हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखिए, अभिलेखों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, अभिलेखों से हमको क्या जानकारी मिलती है। जो अभिलेख है क्या जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख से उसकी विजयों का जिक्र मिलता है। किसके? एहोल अभिलेख से हमको क्या मिलता है, एहोल अभिलेख से क्या मिलता है, उसकी विजयों, मेनली उसकी विजय, किसकी विजय, पुलकेशिन द्वितीय की, पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार से प्रयाग स्तंभ लेख से, जो प्रयाग स्तंभ लेख है समुद्रगुप्त का, प्रयाग स्तंभ लेख है समुद्रगुप्त का, जो प्रशस्ति के रूप में है, इससे हमको क्या, इससे बहुत सारी जानकारी मिलती है। इससे मेनली क्या, समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की विजयों एवं धर्म, समुद्रगुप्त की विजय और धर्म के बारे में विस्तृत जिक्र मिलता है। किससे? प्रयाग स्तंभ लेख से। उसी प्रकार से बहुत से स्तंभ लेख हैं जिसमें हमको उस समय तत्कालीन कुछ अभिलेख जो है विजय का जिक्र करते हैं, धर्म का जिक्र करते हैं, तो कुछ अभिलेख जो है उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था का जिक्र करते हैं। जैसे अशोक के अभिलेख प्रशासनिक व्यवस्था के साथ धर्म, राजनीति सबके बारे में हमको जानकारी प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से जितने भी अभिलेख मिले हैं सबका किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इनका जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या हम लोगों ने इस्तेमाल किया है ऐतिहासिक साक्ष्य या ऐतिहासिक लेखन के रूप में या ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के रूप में। कुछ भूमिदान पत्र भी मिले हैं, भूमिदान पत्र, ठीक है ना। ये हमको शासकों के भी मिले हैं, शासकों के भी, और शासकों के अधीन जो सामंत थे, सामंतों के भी। अब देखिए, भूमिदान पत्र जो मिले हुए हैं ये हमारे शासकों के भी मिले हैं और सामंतों के भी मिले हैं, खासकर सामंतों के अधिक मिले हैं। और इससे जो है इसका क्या योगदान है ऐतिहासिक स्रोत के रूप में, ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में, इससे हमें सामंती व्यवस्था, सामंतीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमें जो सामंतीकरण की प्रक्रिया थी, सामंती व्यवस्था के बारे में जानकारी,
ठीक है। कुछ भू विधान पत्र मिले हैं, उससे क्या हमको सामंती व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में यही योगदान है अभिलेखों का। अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे मेंस में लिखने को भी आता है कि ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के रूप में या ऐतिहासिक लेखन में अभिलेखों का महत्व। ठीक है, तो जब इतनी चीजें आप लोग जानते रहेंगे तो प्री में भी क्वेश्चन आता रहता है और मेंस में भी लिखने में भी आपको आसानी होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो फैक्ट भी देखिए, फैक्ट जो है गागर में सागर भरने का काम करता है, और कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट के विषय में जो आपकी समझ है उसको दर्शाता है कि आप उस विषय को कितना जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में अभिलेखों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उसी प्रकार से चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, आज जितने भी वंश आते हैं उनके भी कई अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं, जिससे उस समय की राजनैतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति आदि के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अभिलेखों का क्या योगदान है हमने आप लोगों को क्लियर करा दिया है। अब हमारा अगला चैप्टर होगा कि पुरातात्विक साक्ष्य में पहला अभिलेख हो गया, अब दूसरा मुद्रा पे नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। अब कोई अगर परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने बता दिया कि अभिलेखों का क्या योगदान है। मिला जुला करके अभिलेख, कुछ अभिलेख किसी चीज के बारे में सूचना देते हैं, कुछ अभिलेख किसी चीज के बारे में सूचना देते हैं। ठीक है ना। और अशोक की तो बात ही मत करिए, अशोक का तो पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया, और किसने लिखा है मैंने बताया है। तो अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के रूप में, और अभिलेखों का महत्व जो होता है, या पुरातात्विक साक्ष्य का जो महत्व होता है, ये जो है इनका साहित्यिक साक्ष्य से इनका योगदान या महत्व ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे, वीडियो लंबा चला जाएगा, यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। बाकी अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इस एंशिएंट हिस्ट्री में कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मुद्राओं की क्या भूमिका होती है। ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।